तो चलो बात करते हैं ल्यूकोट्रिन्स के बारे में। अब ल्यूकोट्रिन्स भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर ही होते हैं। इन्हें भी इकोसानॉइड्स ही कहा जाता है, जिस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कहा जाता है। इनकी भी सिंथेसिस थोड़ा थोड़ा प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तरह ही होती है। जो चेंजेस हैं, जो डिफरेंस है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में। जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हुआ है, इंजरी हुई है, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका रोल काफ़ी क्रूशियल होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनका नाम ही है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, राइट। अब इनकी सिंथेसिस की बात करें तो सबसे पहली बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये हार्मोन्स की तरह बॉडी के किसी पार्ट से सिंथेसाइज होकर साइट ऑफ एक्शन तक ट्रैवल नहीं करते। ये जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहीं पर ही सिंथेसाइज होते हैं, वहीं पर ही अपना एक्शन शो करते हैं। ओके, तो इतना क्लियर है ना। अब कहीं पर भी अगर इंजरी है, कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हुआ है बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो वहाँ पर सेल्स जो हैं हमारे, उनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलाइपेज A2 करके एक एंजाइम होता है जो फॉस्फोलिपिड्स को एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब ये जो एराकिडोनिक एसिड है उसको अगर प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होना है तो वो कॉक्स पाथवे का यूज़ करता है। अब इसी एराकिडोनिक एसिड को अगर ल्यूकोट्रिन्स में कन्वर्ट होना है तो वो लाइपोक्सिजिनेस पाथवे का यूज़ करता है। अंडरस्टैंड? तो बाकी सारी प्रोसेस सेम है, बस एराकिडोनिक एसिड के बाद अगर उसको ल्यूकोट्रिन में कन्वर्ट होना है तो लाइपोक्सिजिनेस पाथवे का यूज़ होता है। L फॉर ल्यूकोट्रिन, L फॉर लाइपोक्सिजिनेस। सिंपल। ओके। अब जो ल्यूकोट्रिन्स बनेंगे वो कितने टाइप के हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो कई टाइप के थे, तो ल्यूकोट्रिन्स भी 5 टाइप के हैं। LTA4, LTB4, LTC4, LTD4 एंड LTE4, ABCDE। अब ये जो ल्यूकोट्रिन्स हैं, ये ल्यूकोट्रिन्स को एक्शन शो करने के लिए रिसेप्टार की ज़रूरत होगी। ऑब्वियस सी बात है। सो देर आर 2 रिसेप्टार्स, BLT रिसेप्टार्स, बी ल्यूकोट्रिन रिसेप्टार्स, और सिस्ट LT रिसेप्टार यानी सिस्टिनिल ल्यूकोट्रिन रिसेप्टार। अब 2 रिसेप्टार हैं यानी 2 टाइप का एक्शन मिलेगा। और 2 ही रिसेप्टार क्यों हैं? 5 ल्यूकोट्रिन्स हैं, राइट। तो देखो, ये जो 5 ल्यूकोट्रिन्स हैं ये दिखने में 5 हैं, बट इनका थोड़ा सा फंडा अलग है। देखो, होता ये है कि कोई भी ल्यूकोट्रिन बनने के लिए सबसे पहला जो ल्यूकोट्रिन बनता है वो है LTA4। LTA4 सभी ल्यूकोट्रिन्स का प्रिकर्सर है। सबसे पहले बनता है LTA4। अब ये LTA4 या तो LTB4 में कन्वर्ट हो सकता है या फिर LTC4 में कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर LTB4 में कन्वर्ट होता है तो LTB4 जाकर BLT रिसेप्टार पर बाइंड करेगा और एक्शन शो करेगा। क्या एक्शन शो करेगा, थोड़ी देर में देखते हैं। तो वो LTC4 जाकर बाइंड करेगा सिस LT रिसेप्टार से और अपना एक्शन शो करेगा, राइट। तो सवाल ये है कि बाकी दोनों ल्यूकोट्रिन्स, तो देखो होता ये है कि LTC4 जब बाइंड करेगा, अपना एक्शन शो करेगा, फिर उसके बाद LTC4 कन्वर्ट होता है LTD4 में, फिर LTD4 कन्वर्ट होता है LTE4 के अंदर। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है और ये तीनों एक ही रिसेप्टार पर बाइंड करते हैं। अब सभी ल्यूकोट्रिन्स को देखते हैं कि इनका काम क्या क्या है। तो LTA4 की बात करें तो इसका सिंपल सा काम है कि ये तो प्रिकर्सर है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि दूसरे ल्यूकोट्रिन्स को बनाना। अब बात करते हैं LTB4 की। तो LTB4 जो है वो सिंथेसाइज होता है न्यूट्रोफिल्स के अंदर। अब ये जब भी सिंथेसाइज होता है और रिलीज होता है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशल जो काम होता है वो ये होता है कि ये दूसरे जो डिफेंस के सेल्स हैं, जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, उन्हें अट्रैक्ट करता है साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर, जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हुआ है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, इन सबको अट्रैक्ट करता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि आपकी बॉडी में जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन या इंजरी हुई है, जहाँ पर भी या फिर एलर्जी हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो वहाँ पर हमारी बॉडी के डिफेंस का पहुँचना ज़रूरी है। हमारे फौजी कैसे पहुँचेंगे? तो ये अट्रैक्ट करता है उन सारे इम्यून सेल्स को। अंडरस्टैंड? अब बात करें LTC4 की। तो LTC4 जो है, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबसे पहला सिस्टिनिल ल्यूकोट्रिन है। यस, सिस्टिनिल ल्यूकोट्रिन मतलब LTC4, D4 और E4, इन तीनों को मिलाकर सिस्टिनिल ल्यूकोट्रिन कहा जाता है। अब तक ऑब्वियसली आपने ये फिगर आउट कर ही लिया होगा। अगर आपको कोई भी कहे सिस्टिनिल ल्यूकोट्रिन्स तो उसके अंदर ये तीनों आते हैं। ओके। अब LTC4 के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये तीनों में सबसे ज़्यादा पोटेंट और सबसे हाईली एक्टिव होता है। और इसका काम ये होता है कि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है और वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ाता है। हमारे ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है। तो इसीलिए अस्थमा और एलर्जी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट करने का काम होता है वो LTC4 करता है। अब बात करते हैं LTD4 की। तो देखो, LTD4 जो है वो LTC4 से कन्वर्ट होता है LTD4 के अंदर। ओके। अब इस कन्वर्जन की वजह से होता ये है कि LTC4 की पोटेंसी थोड़ा कम हो जाती है, यानी कि LTD4 LTC4 से थोड़ा सा कम पोटेंट होता है।
लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। अब इसका काम ये है कि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो LTC4 के थ्रू हुआ था उसे सस्टेन करके रखता है। उसके अलावा वेस्कुलर परमिएबिलिटी को और बढ़ा देता है और उसके अलावा म्यूकस का सिक्रीशन भी इंक्रीज करता है और इससे होता है एडिमा। हिस्टामिन से भी अगर हम कंपेयर करें तो इनके अंदर एडिमा ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं LTE4 की। LTE4 जो है वो तीनों में सबसे कम पोटेंट होता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ये लंबे समय तक काम करता रहता है। अब इससे आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ये जो कन्वर्जन है LTC4 से D4 से E4 के अंदर, ये इसलिए है ताकि इन्फ्लेमेशन जो है वो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन की पोटेंसी कम होती जाए, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लंबा मिले। अब LTE4 का काम वही रहता है, जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसे थोड़ा थोड़ा सस्टेन करके रखता है, धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन कम करता है। तो ये बात हो गई ल्यूकोट्रिन्स की। तो अब सवाल यह आता है कि जिस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए एनसेड्स बनाए गए हैं, क्या ल्यूकोट्रिन्स के लिए कोई ड्रग्स हैं? तो यस, हैं ड्रग्स, और दो टाइप के ड्रग्स हैं, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और दूसरा है 5-लाइपोक्सिजेनेज इनहिबिटर। पहला जो है ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उसके अंदर आता है बहुत ज़्यादा फेमस ड्रग मॉन्टेल्यूकास्ट एंड ज़ेफिरलुकास्ट। तो इनका मैकेनिज्म जो है वो बहुत सिंपल है। ये जाकर सिंपली सिस्टेनिल ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। अब अगर ये रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो कोई भी सिस्टेनिल ल्यूकोट्रिन जाकर बाइंड नहीं करेगा। कौन सा? C4, D4, E4, ये सब जाकर बाइंड नहीं करेंगे। ये बाइंड नहीं करेंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं मिलेगा। जनरली ये करते क्या हैं? ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं, म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं। तो जब ये नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगा, राइट? और यही रीज़न है कि ये एस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस में यूज़ होते हैं। मॉन्टेल्यूकास्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन कंडीशंस के अंदर, आप लोगों को अगर याद हो तो। अब बात करें 5-लाइपोक्सिजेनेज इनहिबिटर्स की, और आसान भाषा में इसे हम लॉक्स इनहिबिटर्स भी कह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ज़िल्यूटॉन, ज़्यादा सुना नहीं जाता, राइट? ज़िल्यूटॉन, इसका मैकेनिज्म ये है कि ये एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, लाइपोक्सिजेनेज एंजाइम, जो कि एराकिडोनिक एसिड को ल्यूकोट्रिन बना रहा था। अब अगर हम एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो ल्यूकोट्रिन बन नहीं पाएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सिंपल, राइट? ल्यूकोट्रिन्स का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन डिक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन उतना नहीं मिलेगा। लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा बदलाव है। ये सिर्फ सिस्टेनिल को ही नहीं, LTB4 को भी ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि जब ल्यूकोट्रिन ही नहीं बन रहा है तो LTB4 भी नहीं रहेगा, और इसीलिए इनका जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, और इन्हें जनरली यूज़ किया जाता है क्रोनिक अस्थमा के अंदर। ओके, तो ये बात हो गई ल्यूकोट्रिन्स की। लेकिन सिर्फ यही इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर नहीं है। इन्फ्लेमेशन एक और चीज़ कॉज करती है जिसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उसकी फार्माकोलॉजी अगर आपको जाननी है तो ये वाली वीडियो चेकआउट करो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।